आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत है। आज हम शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सीटेट, यूपीटेट, DTPLSB और KVS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षण से बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। शिक्षण से प्रश्न देने का अर्थ यह है कि वो चाहते हैं, ये कहें कि जो विभाग है, शिक्षा विभाग, वो चाहता है कि एक अच्छे शिक्षक विद्यालय में जाएं और अपने शिक्षण के माध्यम से बच्चों के अंदर एक अच्छा व्यवहार में परिवर्तन कर सकें। तो आज हम जो शिक्षण का जो टॉपिक है उसमें हम आज डिस्कस करेंगे शिक्षण शास्त्र का। और इस शिक्षण शास्त्र को हम पेडागॉजी कहते हैं। पेडागॉजी कहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि शिक्षण शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शिक्षण और एक शास्त्र। पेडागॉजी का हिंदी जो अर्थ है वो है शिक्षण शास्त्र। तो जो यहाँ पे शिक्षण है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि टीचिंग करना। अंग्रेजी में टीचिंग करना होता है, लेकिन शिक्षण है क्या? तो जो शिक्षण है वो वास्तविक रूप से एक कला है। और शास्त्र का जो अर्थ होता है वो होता है वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन। अगर ये देखा जाए कि कला क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण एक कला है, तो कला किसे कहेंगे? तो जो कला है वो है किसी व्यक्ति के अनुभवों व ज्ञान का कुशलतम प्रयोग ही कला है। जैसा आप देख रहे हैं कि कला की परिभाषा बताई जा रही है कि व्यक्ति के अनुभवों और ज्ञान का कुशलतम प्रयोग ही कला है। तो जो व्यक्ति, चाहे वो अभिभावक हो चाहे वो शिक्षक हो, ये कला के माध्यम से शिक्षण करते हैं और जितना अच्छे उनके अंदर अनुभव होंगे, ज्ञान होंगे, उसको जितनी कुशलता से प्रस्तुत करेंगे उतना ही उनका शिक्षण जो है प्रभावी होगा, क्योंकि शिक्षण एक कला है। और यह जो शिक्षण की प्रक्रिया है ये समय के अनुसार बदलती है। जिस तरीके से समय आपका, जैसे बौद्ध काल को देख लीजिए, वैदिक काल को ले लीजिए, तो जो वैदिक काल की जो शिक्षण पद्धति थी उसमें ये देखा गया है कि उसमें रटने पर विशेष बल दिया जाता था, लेकिन आज इस रटने की विधि का सबसे अधिक विरोध किया जा रहा है। उसी तरीके से शास्त्र शब्द को समझते हैं कि शास्त्र क्या है, तो शास्त्र का अर्थ होता है वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन का अर्थ हुआ कि शिक्षण का हम वैज्ञानिक अध्ययन करें, यानी कि शिक्षण शास्त्र क्या है? तो शिक्षण शास्त्र शिक्षण करने की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इसका मतलब हुआ कि पेडागॉजी और शिक्षण शास्त्र जिसे हम कहते हैं, इसको क्यों पढ़ाया जाता है, इसको क्यों सिखाया जाता है? इसका अर्थ ही है कि इसमें एक कुशल शिक्षक का निर्माण किया जा सके। अगर हम इस शिक्षण शास्त्र का अध्ययन नहीं करते या हम इस शिक्षण विधियों को नहीं जानते तो एक कुशल शिक्षक का निर्माण नहीं कर पाते, और जब कुशल शिक्षक का निर्माण नहीं कर पाते तो वह अपने बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता था। इसलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे पहले इस विषय के महत्व को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास जो पेपर आने वाले हैं, वो जो पेपर है उसमें कम से कम ये देखें कि पेपर होते हैं जैसे सीटेट,
आपका पेपर होगा KVS, आपका होगा यूपी टेट, और भी DSSS भी है, NVS है। इन सब में शिक्षण से संबंधित या शिक्षण कैसे किया जाए इस पर बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। उसमें हमारे पास एक है CTET। इस CTET ने अपने प्रारंभिक परीक्षा में अपने पूरे पेपर में 150 प्रश्नों को रखा है और उन 150 प्रश्नों में इन्होंने 75 प्रश्न पेडागॉजी को दिया है, यानी कि इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा है CTET के पेपर में। और इस पेडागॉजी में 75 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, लेकिन जो 75 प्रश्न और होंगे यानी कि 75 क्वेश्चन जो है ये आपको विषय वस्तु से आएंगे। विषय वस्तु यानी कि NCERT की जो बुक है उनसे आएंगे। तो 75 प्रश्न आप NCERT की बुक से कर सकते हैं और उसमें से 75 प्रश्न और जो बचते हैं उसको हम शिक्षण शास्त्र से पढ़ते हैं, यानी पेडागॉजी होता है, कैसे हम पढ़ाएं बच्चों को। तो उस 75 प्रश्न में से यहाँ पे हम देखते हैं कि उस 75 प्रश्न में से हम कम से कम देखें तो आज की जो क्लास है इसके महत्व को देखते हुए उसमें से हम कम से कम 25 से 30 प्रश्न करेंगे। ये विश्वास रखिए कि आज का जो क्लास है इसमें अगर आप डिस्कस करते हैं साथ में, यानी मनोयोग के साथ जुड़े रहते हैं, तो इसमें हम कम से कम आज की क्लास से 25 से 30 प्रश्न करेंगे। इसकी महत्वता है इस क्लास की। अगर हम देखें कि जो शिक्षण है क्यों महत्व इसका इतना ज़्यादा है कि 25 से 30 क्वेश्चन आज ही की क्लास से फंसेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास हमारी है ये क्लास है अभिभावक और शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित। क्योंकि एक अभिभावक भी शिक्षण का कार्य करता है अपने घर में, समाज में, ठीक उसी तरीके से एक शिक्षक भी शिक्षण का कार्य अपने घर और समाज और विद्यालय में करता है। तो आज हम जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, 2005 का जो पाठ्यक्रम है और यूनेस्को ने जो कुछ सीखने या अधिगम के लिए कुछ बातें की हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसके महत्व को देखते हुए 25 से 30 प्रश्न आगामी CTET, टेट आदि परीक्षाओं में जो आने वाले हैं उसको देखते हुए आप बड़े मनोयोग से सुनिएगा, क्योंकि ये आने ही आने हैं प्रश्न। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। क्लास की शुरुआत हमारी हो रही है कि जो शिक्षकों एवं अभिभावकों के कर्तव्य हैं। क्या कर्तव्य हैं शिक्षकों एवं अभिभावकों के? तो वहां पे देखा गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षण से संबंधित जो कर्तव्य दिए गए कि शिक्षक और अभिभावक कैसे शिक्षण करेंगे घर में, कोई एक पर्टिकुलर स्थान की बात नहीं की जा रही है। अभिभावक किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं काम करेगा, ये वो कहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर शिक्षक अगर विद्यालय में है तो वो कैसे करेगा, क्या करना है उसको। इसके लिए हम देखते हैं कि जो बाल केंद्रित व्यवस्था यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बात की है बाल केंद्रित व्यवस्था की। तो कह रहे हैं कि बाल केंद्रित व्यवस्था की सफलता निर्भर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बाल केंद्रित व्यवस्था का अर्थ है कि जो भी विद्यालय योजना बनाएगा, जो भी शिक्षक योजना बनाएगा, वो सब किसको केंद्र में रखेगा? बाल केंद्र को रखेगा, यानी कि बच्चे को केंद्र में रखेगा। चाहे आपका NCERT हो, चाहे कोई भी आयोग हो, वो जब भी शिक्षण के लिए व्यवस्था करेगा, पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगा, तो वो बच्चे को केंद्र में रखेगा। बच्चे को केंद्र में रखते हुए क्या ध्यान देगा? वो ध्यान देगा कि बच्चे की आयु क्या है, बच्चे की योग्यता क्या है, वो ध्यान देगा कि बच्चे की रुचि क्या है, यानी कि बच्चा किस चीज में रुचि ले रहा है उसी चीज को पढ़ाया जाए, उसी चीज को सिखाया जाए। यह है बाल केंद्रित व्यवस्था, यानी कि सारी जो योजनाएं बनेंगी वो सब बच्चे को केंद्र में रख के बनेंगी। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक चाहता है वही पढ़ाए केवल। जैसे हम लोग के वैदिक काल में था, उसमें क्या था, वेद पुराण आदि चीजों की शिक्षा दी जाती थी और उसमें होता यह था कि जो गुरु चाहता था वही बच्चों को देता था।
लेकिन आज की जो व्यवस्था है उसमें क्या है कि जो बच्चा चाहता है उसको देना है गुरु को, यानी कि गुरु अब वही देगा। तो यहां पे हम इस चीज को सीखेंगे। तो उसमें बात की जा रही है, जो बात यह है कि बाल केंद्रित व्यवस्था की सफलता निर्भर है, किस पर निर्भर है? विद्यालयों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को, बात की जा रही है कि कल्पनाशील गतिविधियों का अवसर देते हैं कि नहीं देते हैं। यहां पे बात आती है कल्पनाशील गतिविधियों के अवसर देने का अर्थ यह है कि क्या विद्यालय में जो प्राचार्य हैं, अध्यापक हैं, क्या बच्चों को उनको सोचने के लिए अवसर देते हैं? क्या उनको नया मन में विचार करने के लिए अवसर देते हैं? क्योंकि जो कल्पना करने से जो बच्चे के मन में चीजें होती हैं उसको वो मूर्त रूप देता है, उसको चित्र रूप देता है, उसको एक स्वरूप देता है। तो जब बच्चा कल्पना करेगा तो वो नया नया चीज की स्थापना, यानी कि उसके अंदर सृजनशीलता का विकास होगा। अब देखिए कह रहा है कि कल्पना का अवसर, यानी कि बच्चे के अंदर अगर सृजनशीलता लाना है तो कर्तव्य है प्राचार्य और अध्यापक महोदय का कि बच्चे को कल्पनाशील गतिविधियों का बार बार अवसर दे ताकि वो अपने मन के विचारों को प्रस्तुत कर सके। इसके बाद आती है कि सवालों की मदद से सीखने का अवसर दे। बहुत अच्छी बात की गई कि सवालों की मदद से। तो सवालों की मदद का अर्थ है कि जब कभी भी शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन करता है, तो बच्चों के अंदर, या ये कहें कि उनके मन के अंदर प्रश्न का उत्तर देना या सोचने के लिए वो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। कौन करता है? शिक्षक। यानी कि बच्चों को प्रोत्साहित कैसे किया जाए कि वो अपने विचारों को प्रकट कर सके, इसलिए हम सवाल पूछते हैं। यानी कि एक शिक्षक बच्चों से सवाल पूछता है और जैसे ही सवाल पूछते हैं तो बच्चे के अंदर तरह तरह के विचार आने लगते हैं। और वो विचार कहाँ से आते हैं? उसके अनुभव से आते हैं। बच्चे ने अपने परिवार के साथ जो अनुभव किया है, अपने मित्रों के साथ जो अनुभव किया है, उसके आधार पर ही उसके अंदर विचार आते हैं। अब जैसे कोई बच्चा है, जहाज न देखा हो तो वो कभी उसके बारे में बात नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि जहाज कैसा होता है तो तुरंत वो सोचने लगेगा, चिंतन करने लगेगा, मनन करने लगेगा और उस पर कुछ न कुछ अपनी व्याख्या करेगा या देगा। दूसरी बात आती है उसमें कि सीखने के दौरान हम अपने अनुभवों पर विचार करने का उसे अवसर दें। अपने अनुभव का अर्थ है कि जब हम बच्चे को उनके अनुभवों पर विचार करने का, यानी कि अपने अनुभव साझा करने का, यानी कि उनको ये अवसर देते हैं कि आप जी के पास जो अनुभव है उसको प्रस्तुत करिए। तो जब अनुभव प्रस्तुत करने का शिक्षक अवसर देता है तो बच्चे उसमें रुचि लेते हैं। जैसे कि अगर हम बच्चे को ये कह दें कि चलिए आप बताइए कि झील कैसी होती है या झील के बारे में बताइए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक गांव का बच्चा है मान लीजिए और उसने कभी झील न देखी हो और हम उससे कहें कि चलो झील के बारे में बताओ, तो बच्चे ने जब उसको देखा नहीं तो कल्पना करेगा, सोचेगा, उन चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करेगा जो उससे संबंधित है झील से। लेकिन अगर बच्चे के अंदर ये चीज़ नहीं है तो उसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहेगा। इसके लिए कि हम सीखने के दौरान उनको उनके अनुभव की बात करें। उसने झील नहीं देखा है लेकिन हाँ, झील से संबंधित उसने एक चीज देखी है जिसे हम कहते हैं तालाब। तालाब मुझसे डिस्कस कर सकते हैं तालाब के बारे में, चलिए तालाब के बारे में बताइए। तो बच्चे ने घर पे अपने गांव में अनुभव किया है कि हाँ तालाब ऐसा होता है। तो बच्चों को जैसे ही हम कहेंगे कि झील के बारे में बताओ तो उसने देखा नहीं तो अपने अनुभव को वो उस झील के बारे में नहीं बता पाएगा। लेकिन जैसे ही हम कह देंगे कि अपने अनुभवों की बात करिए, तालाब की बात करिए, तो वो बच्चा अपने अनुभव से तालाब की व्याख्या करेगा, कितनी बड़ी लंबाई चौड़ाई है सब चीज। तो यहाँ पे कह रहा है कि उनको अनुभव के अवसर दे, यानी कि प्राचार्य और अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को अधिक से अधिक अपने अनुभवों को व्यक्त करने का उन्हें मौका दें। और देखिए
बात आती है स्वयं खोजकर पता करने का भी अवसर दें, यानी कि बच्चे को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करें कि वो बार बार किसी चीज पर चिंतन करे, मनन करे कि वो चीज कैसे है, कैसे बनी है, उसके अंदर खोज की शक्ति विकसित करें। तो खोज की शक्ति विकसित करेंगे, उसके लिए उन्हें बार बार प्रोजेक्ट यानी कि जो काम देते हैं उसको दें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास विद्यालयों के प्राचार्य और अध्यापक को बच्चों को क्या देना चाहिए, तो कल्पनाशील गतिविधियों का अवसर देना चाहिए, सवालों की मदद से सीखने का अवसर देना चाहिए और सीखने के दौरान उनके अनुभवों पर विचार करने का अवसर देना चाहिए और उनके अंदर खोज करने की शक्ति पैदा करने के लिए बार बार उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की सफलता इन पर निर्भर करती है कि हम उन्हें कितना अवसर देते हैं। इसके बाद हमारे पास वही बातें जुड़ रही हैं। 1986 के तहत कहा जा रहा है कि हमें यह भी मानना है कि बच्चों को क्या मानना है कि अगर हम बच्चों को अवसर देते हैं किस चीज का, अगर उसे हम जगह दें, स्थान, बार बार अवसर दें, उनको उचित समय और आजादी का मतलब ये है कि उन्हें ये न कह दें कि एकदम फ्री हो जाएं और स्वतंत्र हैं, जो मन में आए वो करें। नहीं, आजादी का मतलब है कि जो शिक्षक होगा, अभिभावक होगा, वो पर्यवेक्षक की तरह देखेगा और बच्चे को छोड़ देगा उसको स्वयं पर सीखने के लिए, स्वयं करके सीखे। लेकिन पर्यवेक्षक का अर्थ होगा, यानी शिक्षक का काम होगा कि वो बच्चे को देखे, जब गलती करे तब टोके। ऐसा न हो कि उसे हम 50 तरह के नियमों में बांध दें और बच्चा यही सोचे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चे को हमें अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, जगह देनी चाहिए, समय देना चाहिए ताकि वो अपने बातों को, विचारों को, समस्याओं को रख सके और उन्हें आजादी का अर्थ वही है, एक नियंत्रित आजादी देनी चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य होगा, अभिभावक का कर्तव्य होगा कि उन्हें आजादी दे, लेकिन स्वयं पर्यवेक्षक की तरह देखता रहे कि कहीं गलती न करे। जब गलती करे तो वहीं पर तुरंत रोकिएगा, न कि 50 तरह के नियमों को बता दीजिए। और याद रखिए, ये सारे जो डिस्कस हो रहे हैं, इसी पर से सीटेट में क्वेश्चन आने ही आने हैं, 100% आएंगे क्वेश्चन। तो अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो सीटेट के प्रश्न जो हैं बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं 75 क्वेश्चन वो अप्लाइड होते हैं, यानी व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं जो इसी पर आधारित होते हैं। तो आगे आते हैं हम लोग। यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना और सामग्री से जुड़कर और जूझकर मतलब है कि उसके साथ काफ़ी परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, करके नए ज्ञान का सृजन। बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि अगर बच्चों को अवसर दिया जाए, तो देखिए जहां जहां सीटेट के पेपर में अवसर देने की बात कहेगा, जगह देने की बात कहेगा, आजादी देने की बात कहेगा, उस समय वो ऑप्शन आपके सही होंगे, क्योंकि आज बाल केंद्रित व्यवस्था की बात की जा रही है, न कि शिक्षक केंद्रित की व्यवस्था बात की जा रही है। पहले शिक्षक केंद्रित व्यवस्था थी, जो कि आज उसको रोका गया है। क्यों रोका गया है? क्योंकि जो शिक्षक केंद्रित व्यवस्था थी वह रटने पर बल देती थी, समझने पर बल नहीं देती थी। तो सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, यानी कि बच्चों के अंदर सृजन हो, नयापन कैसे लाएंगे, उसके लिए हमें उन्हें जगह देना है, उन्हें समय देना है और उन्हें बार बार आज़ादी देनी है, वो भी नियंत्रित आज़ादी देनी है। और क्या होगा? सृजना विकसित करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में भागीदार माने। जब कभी भी सिखाना हो बच्चे को, तो बार बार उस सीखने वाली जगह में उनको मौका दें, ताकि वो बच्चा उस चीज को अपने से करके सीख सके। अगली बात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कही कि शिक्षण और मूल्यांकन की विधियों की प्रभावशीलता निर्भर है। किस पर निर्भर है? इस बात को तय करेगी कि यह पाठ्य पुस्तक विद्यालय में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितना प्रभावी सिद्ध है।
यहाँ पे देखते हैं, कहा जा रहा है शिक्षण और मूल्यांकन की विधियों की प्रभावशीलता इस पर निर्भर करेगी कि क्या बच्चे को आप मानसिक दबाव में रख रहे हैं कि मानसिक दबाव से स्वतंत्र कर रहे हैं। और बोरियत, जहां कहीं ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा, यानी कि जहां पे कहीं बहुत ज्यादा नियम होंगे, पाबंदियां होंगी, वहां पे बच्चा दबाव, मानसिक दबाव महसूस करेगा और वहां पे बोरियत उसको महसूस होने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं करना है। वहां पे शिक्षण और मूल्यांकन ये होगा कि कितना बच्चे को उसे खुश होने का, यानी कि खुशी का अनुभव बनाने का अवसर देते हैं उन्हें। कहा जा रहा है कि खुशी का अनुभव बनाने में कितना प्रभावी सिद्ध होगा, यह निर्भर करता है शिक्षण और मूल्यांकन की विधियों की प्रभावशीलता। मूल्यांकन करना है, शिक्षण करना है, तो हमें उन्हें पाठ्यक्रम पुस्तकों में मानसिक दबाव और बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने की जरूरत है। यानी कि बच्चे विद्यालय में जाए तो डर के न जाए। अगली बात आती है कि बच्चों को मौके दिए जाएं कि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, करके देखें और सीखें और प्रश्न पूछें। यानी कि उन्हें कैसा माहौल देना है, उन्हें अपने विचार प्रकट करने का बार बार अवसर देना है। जैसा कि आपने पीछे देखा, उत्सुकता के साथ सीखें, करके देखें। करके देखने का मतलब है करके सीखें, यानी कि स्वयं बच्चा करके सीखे, इसकी बात की जा रही है। और प्रश्न पूछे तथा प्रयोग करे, यानी कि बच्चों को इतना अवसर दीजिए कि वो बच्चा स्वयं उत्सुक बने, करके देखे और प्रश्न भी पूछे और उसका प्रयोग भी करे। ये सारी गतिविधियां जो हैं वो उपयोगी हैं, निर्भर करेंगी किसके लिए करेंगी, शिक्षण और मूल्यांकन की विधियों की प्रभावशीलता। यानी कि जो शिक्षण है उसका मूल्यांकन कितना प्रभावी होगा उस पर निर्भर करेंगे कि ये चीजें आप फॉलो करते हैं कि नहीं। आइए, इसमें हमारा जो अगला बिंदु है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये क्या कहता है आपसे, देखें तो यहां पे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विरोध करती है। यहां पे समझते हैं कि विरोध करती है का अर्थ क्या है। विरोध का अर्थ है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से पहले जो भी कुछ इसमें कह सकते हैं कि जो कमियां रही होंगी, उस कमियों को दूर करते हुए किन किन चीजों का विरोध करती है। तो देखते हैं कि किन किन चीजों का विरोध करती है। तो यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने का विरोध करती है। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है कि हर विषय को मजबूत दीवार से, यानी कि एक विषय को उसी तक सीमित रहने का विरोध करती है। कौन सी? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। यानी कि इतिहास आप जानते हैं तो केवल इतिहास को इतिहास तक ही सीमित रखिए, भूगोल से मत जोड़िए, गणित से मत जोड़िए, इतिहास को आप इससे मनोविज्ञान से मत जोड़िए। ये कहती है कौन? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कि हर विषय को एक दूसरे के साथ जोड़कर सीखें। इतिहास को भूगोल के साथ संबंध को रिलेशन बनाएं ताकि एक दूसरे के साथ इनका कैसा संबंध है, क्या एक दूसरे के विरोधी हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पे जो पाठ्यचर्या विरोध करती है किसका? कि किसी विषय को बांध दीजिए। दूसरा चीज है कि सभी विषयों को अपने आप में सीमित नहीं रखना, वही बात हो गई। सभी विषयों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ना, विषय का दायरा यानी कि बढ़ाना। यहाँ पे एक चीज है कि हमारे यहाँ एक बहुत गलत धारणा है कि अगर मान लीजिए कि एक शिक्षक है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अच्छा इतिहास भी जाने? क्या वो ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा भूगोल भी जाने? क्या वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अच्छा विज्ञान भी जाने? विज्ञान भी जाने, लेकिन जो पहले की व्यवस्था थी उसमें इतिहास वाला केवल इतिहास जाने, भूगोल वाला केवल भूगोल जाने और विज्ञान वाला केवल भूगोल जाने की बात करता था। लेकिन नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा की पाठ्यक्रम रूपरेखा जो 2005 है वो कहती है कि एक व्यक्ति को मल्टीपर्पज बनाइए। जैसे आज मोबाइल है, अगर यह मोबाइल केवल बात करने के लिए उपयोगी होती तो शायद महंगी मोबाइल कोई नहीं खरीदता। इस मोबाइल के खरीदने के कई कारण हैं
कि इसके मल्टीपर्पज उपयोग हैं। अगर केवल बात करने के लिए कोई प्राइज इसका महंगा करे तो कोई नहीं लेगा। अब इसके उपयोग हैं बहुत सारे, नेट से सर्च कर सकते हैं, अपने उपयोगी फोटो खींच सकते हैं, बात कर सकते हैं, सभी चीज़ें कर सकते हैं, इसलिए इसको आज हम ले रहे हैं। ठीक उसी तरीके से इसकी उपयोगिता बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या है कि हर विषय को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा, सीख लेगा, समझ लेगा, तो उस व्यक्ति की उपयोगिता बढ़ जाएगी। उपयोगिता का अर्थ है कि वो हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक वही काम है कि किसी भी विषय को सीमित नहीं रखना है, एक दूसरे के साथ भूगोल को इतिहास से जोड़ लीजिए, भूगोल को विज्ञान से भी जोड़िए, इतिहास को भी विज्ञान से जोड़िए। कैसे उसके साथ जुड़ा हुआ है, कैसे इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी बात करता है कौन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005। इसके बाद आते हैं अगले बिंदु की तरफ। किस चीज का विरोध कर रहा है? जानकारी को रटा देने का भी विरोध करता है। कौन जानकारी को रटा देने का विरोध करता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। रटा देने का, देखिए किसी चीज को अगर हम रट लेते हैं तो उसको तो रट लेंगे, यानी कि सूचनाओं का तो भंडार हो जाएगा, लेकिन उस विषय वस्तु के प्रति हमारे अंदर समझ विकसित नहीं होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का विरोध करती है क्या? जानकारी को रटा देने का। क्या कहा जाए? अर्थात जानकारी को बच्चे अपने ज्ञान तक ही सीमित न रखें। यानी कि अगर किसी चीज के बारे में आपने रट लिया है, समझा नहीं है, अगर रटी हुई चीज है तो आप ही तक सीमित रहेगी, उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। कैसे? जब अगर आप किसी चीज का ज्ञान लेते हैं और उसके बारे में आपको हो जाता है बोध, यानी कि बोध का अर्थ है समझ में आना, अपने ज्ञान की व्याख्या करने में समर्थ होना। यानी कि जब किसी जानकारी का आपके बोध हो जाता है तो जैसे ही बोध होगा तो आप क्या करेंगे कि उस ज्ञान की व्याख्या कर सकेंगे, यानी कि दूसरे को बता सकेंगे, उसको समझा सकेंगे। जैसे भूगोल, मान लीजिए भूगोल है और भूगोल में भूकंप है, तो बच्चे को भूकंप के बारे में बताया गया तो बच्चा उसमें कौन कौन से भूकंप के आने पर तरंगें निकलती, ये सब चीज़ें रट चुका है। लेकिन अगर उसके बारे में उसको बोध हो गया है तो वो बच्चा उस भूकंप के व्याख्या कर सकेगा, दूसरे को बता सकेगा, उसका उपयोग कर सकेगा और उससे आने वाले हानियों से बच सकेगा और दूसरों को भी बचा सकेगा। कब? जब उसको बोध हो जाएगा तब। अन्यथा रट लिया है, समझ लिया नहीं है, तो रटा है तो उसका उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि जब उसको बोध हो जाएगा तो वह अपने ज्ञान की व्याख्या यानी कि उसका उपयोग कर सकेगा। यही बात की गई, प्रयोग कर सके। देखिए उस बोध को प्रयोग कर सकेगा। देखिए जोड़ा जा रहा है, ये पाठ्यक्रम के अनुसार एक विरोध कर रहा है रटने की, और क्या जोड़ रहे हैं? प्रयोग कर सके। क्या? नियमों और सिद्धांतों का सामान्यीकरण कर सके। यहाँ पे देखिए जो नियम और सिद्धांत होते हैं उनका सामान्यीकरण का अर्थ होता है कि जो नियम और सिद्धांत हैं उनका किसी दूसरे चीज में प्रयोग कर सके। जैसे न्यूटन का जो नियम है वो सेव पर था, तो उन्होंने सेव से सीखा, लेकिन उस सिद्धांत और नियम को सामान्यीकरण करने का अर्थ है कि हर वस्तु गिरती है, ऐसा नहीं कि सेव ही गिरता है। यह सामान्यीकरण हो गया। क्या? कि सेव गिरता है तो पत्थर भी फेंकिए ऊपर से नीचे आ जाता है। उसके आने का क्या कारण है? न्यूटन ने कहा गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम सामान्यीकरण हुआ, यानी कि हर चीज पर लागू होगा। तो ये बात करता है कि आप जो ज्ञान है वो ऐसा नहीं है कि सेव तक ही सीमित रखिए कि सेव गिरता है वही गिरेगा और कुछ नहीं गिर सकता। तो ये कहते हैं कि प्रयोग करेगा तो कहेगा कि नहीं, उस नियम के अनुसार सभी चीजें जमीन पर गिरती हैं, यानी धरती पर गिरती हैं, क्योंकि सब पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अपने कथनों में प्रयोग करना, वही उसकी व्याख्या कर सके। जो नियम और सिद्धांत हैं उसका एक स्थान से यानी एक विषय वस्तु से दूसरे विषय वस्तु में प्रयोग करेगा और दूसरे वस्तु में प्रयोग करेगा और उसके अपने वाक्यों में, अपने विचारों में उसकी प्रयोग करेगा, यानी कि उसको बताने में समर्थ हो सकेगा। अगली बात क्या की जा रही है? रटा देने का विरोध कर रही है। तो फिर क्या कर रहे हैं कि क्या होगा अगर रटेंगे नहीं तो क्या होगा? आप विश्लेषण कर सकेंगे तथा संश्लेषण कर सकेंगे। विश्लेषण का अर्थ होता है जैसे कि कोई भी चीज है, मान लीजिए कि पेन है,
ये पेन है, एक पेन है और इस पेन में बहुत सी चीजें हैं। ये एक पूरी पेन है और इस पेन को हम यहाँ से भी खोल सकते हैं, इसकी रिफिल निकाल सकते हैं, इसके ये भी ढक्कन निकाल सकते हैं और जब पूरा खोल देंगे तो ये 4 या 5 भागों में बट जाएगा। तो ये 4 या 5 भागों में जो पुरानी एक पेन थी, अब इसको हमने एक एक बिंदु को समझा है, खोल के देखा है। तो ये जो एक एक बिंदु को समझते हैं उसे हम कहते हैं विश्लेषण, यानी कि हर चीज के एक एक भाग को यानी कि पार्ट कर करके समझना, बारीक से समझना ही हमारा क्या कहलाता है, विश्लेषण। उसी को कहा जा रहा है विभाजन करना, अलग अलग करना, उसको सीखना, तोड़ना, समझना। फिर कह रहा है तुलना करना। तो विश्लेषण में क्या होगा कि किसी चीज को छोटे छोटे भागों में तोड़ेगा, समझेगा और उसकी तुलना भी अन्य से कर लेगा। तो विश्लेषण में क्या होगा, एक चीज का, एक विषय वस्तु को कई भागों में तोड़ता है। आगे बात आती है संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ होता है कि जो चीजें अलग अलग थीं अब उनको वो क्या किया है, एक कर दिया। एक में करने का अर्थ है कि अलग अलग की गई चीजों को फिर एक में समाहित करके देख रहा है। जैसे इसी को रिफिल निकाल दीजिए, पेन निकाल दीजिए, अब ये पेन नहीं रह गया, ढक्कन ये अलग हो गया, रिफिल अलग हो गई, सब अलग हो गया। लेकिन जैसे ही उसको हम जोड़ेंगे सब रिफिल और ये सब चीज, तो यह अब आपका रूप हो जाता है पेन का। तो अब पेन बन गई, तो संश्लेषण कर सकेंगे। विश्लेषण आपने किया, अब क्या कर दिया, संश्लेषण कर दिया। तो संश्लेषण में क्या होगा कि आप तर्क करने लगेंगे, विश्लेषण को एकत्रित करेंगे, खंड खंड में की हुई चीज को एक साथ जोड़ेंगे। फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष क्या है कि जो अलग अलग चीजें थीं उन अलग अलग चीजों को एक कर देंगे और फिर उससे एक निष्कर्ष निकाल लेंगे। आगे आते हैं सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना। सृजनात्मक क्षमताओं का विकास का अर्थ है कि जब बच्चा विश्लेषण करना सीख जाएगा तो उसको संश्लेषण यानी कि एक करेगा, और जब एक कर लेगा तो उस चीज से हो सकता है कि कई चीजों को तोड़ने के बाद उससे कोई नई चीज निकाल ले। नई चीज निकालने का ही अर्थ है सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना, यानी नई चीज कैसे निकलेगी, दी हुई कुछ सीमित संसाधनों से नई चीज निकालने का काम करेगा, उसी को हम कहेंगे सृजनात्मक क्षमताओं का विकास। आइए इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ये इतना महत्वपूर्ण है कि इससे आपको 2 से 3 प्रश्न आपके अप्लाइड क्वेश्चन टेट सीटेट में आने ही आने हैं, और किसी में नहीं आएगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि सी टेट में 1 से 2 प्रश्न अनिवार्य है, चाहे जितना ही उस शिफ्ट में पेपर करा लें। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। अगले टॉपिक में इस पे देखते हैं कि क्या है कि अधिगम के 4 स्तंभ या सीखने के 4 स्तंभ। तो ये बात हम कर रहे हैं, किसके द्वारा बातों को कर रहे हैं हम, यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को ने अधिगम के या सीखने के 4 पिलर्स बताए हैं, और इन पिलर्स को याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह एक शिक्षण में या ये कहें कि शिक्षक को जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि इनके आधार पर एक शिक्षक बच्चों में अच्छा व्यवहार पैदा करेगा, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। तो कैसा उन्होंने बात किया, यूनेस्को। सबसे पहले सामान्य जानकारी ले लेते हैं। यूनेस्को है, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस है। पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यूरोप के देश है ये। दूसरी चीज है कि यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी, और वर्तमान में जो यूनेस्को के महानिदेशक हैं वो हैं आद्रे अजोले। तो ये सामान्य जानकारी जो कि सुपर टेट में आने के चांसेस के बनते हैं अधिक से अधिक। तो कह देंगे कि यूनेस्को की स्थापना कहाँ हुई है, इसके मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। स्थापना कब हुई, 16 नवंबर 1945 को, और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो आद्रे अजोले। हो सकता है कि जब यह वीडियो बन रहा हो उस समय ये हों, लेकिन आप जिस समय सुन रहे हो वो बदल सकते हैं। इसलिए महानिदेशक को जिस काल में आप समय में देख रहे हो वीडियो, उस समय इसको जोड़ लीजिएगा करंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है ये जान जाइए, ये चांस बनते पूछने।
तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। ये काम किस पर कर रहा है यूनेस्को? देखिए शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक चीजों पे काम कर रहा है। तो इन्होंने बताया है कि जो अधिगम यानी कि सीखने की प्रक्रिया है वो किस पर आधारित है, या ये कहें कि किस लिए हम सीखें, हम किस लिए अधिगम करें। तो यूनेस्को ने बताया कि हम सीखेंगे इनके लिए, जो कि 4 पिलर पे वो सीखने की प्रक्रिया पूरी निर्भर है। कौन कौन से पिलर हैं, या ये कहें कि सीखने के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, क्यों हम सीखें, उसके लिए पहला जो स्तंभ है वो है लर्निंग टू नो। लर्निंग टू नो का अर्थ है जानने के लिए सीखना। यूनेस्को ने बताया कि हमें सीखना है, किस लिए सीखना है? जानने के लिए सीखना है, यानी कि इस मस्तिष्क को सूचनाओं का भंडार बनाना है। मस्तिष्क में जब सूचनाएं होंगी तो हम उनका समय समय पर उपयोग कर सकेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि संसार की जटिलताओं को समझना। जाहिर सी बात है कि अगर हम जानकारी हमारे अंदर होती है, सूचनाएं हमारे अंदर आती हैं, तो हम जो संसार में जटिलताएं हैं उनको समझ सकेंगे। भविष्य में सीखने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करना, यानी कि हम जानकारी के लिए सीखते हैं, यानी लर्निंग टू नो, जानकारी के लिए सीखेंगे तो हम करेंगे क्या? संसार की जटिलताओं को बहुत आसानी से समझ सकेंगे, भविष्य में उसका पर्याप्त उपयोग कर सकेंगे। अगली बात आती है लर्निंग टू डू, यानी कुछ करने के लिए सीखना। भाई कुछ करना है, उसके लिए सीखना है, तो करना है कुछ तो वो सीखेंगे। तो सीखने से क्या होगा? हमारे अंदर कौशल प्राप्त होगा। कौशल का अर्थ है कि हम किसी कार्य में निपुण हो सकेंगे, उस कार्य को हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए शिक्षण है, एक शिक्षक है, तो शिक्षक शिक्षण का कार्य कैसे करे, कुशलता पूर्वक कैसे करे, उसके लिए वहां पे हम देखें तो हम लोग बात करते हैं किसकी? प्रशिक्षण की बात करते हैं। प्रशिक्षण, शिक्षक को प्रशिक्षण देना। देखिए शिक्षण है और प्र शब्द जुड़ गया, विशेष प्रकार का शिक्षण देना है एक शिक्षक को। क्यों? ताकि वो अच्छा यह कार्य यानी शिक्षण का कार्य अच्छी तरीके से कर सके। फिर एक स्तंभ बोला गया लर्निंग टू बी। हम क्यों सीखें? लर्निंग टू बी यानी कि हम सीख रहे हैं कुछ बनने के लिए। आई वॉन्ट टू बी, जैसे मैं बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहते हैं? उसके लिए हमें सीखना है। कह रहे हैं स्वयं विश्लेषणात्मक और सामाजिक कौशल का विकास, ताकि अपनी क्षमताओं का वास्तविकरण किया जा सके। यानी कि जो कुछ आप बनना चाहते हैं उसके लिए आप सीखें और सीखकर अपनी क्षमताओं को विकसित करें, और जो बनना चाहते हैं वो बने, यानी कि अपने उस चरम उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। अगली बात आती है, कहता है 4 पिलर्स के अंतर्गत लर्निंग टू लिव टुगेदर, यानी साथ रहने के लिए सीखना। हमें सीखना है, अधिगम करना है, और एक साथ रहने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह से रहे उसके लिए हमें सीखना है। कैसे? लोकतांत्रिक सिद्धांतों, मानवाधिकार आदि की बात करता है। तो इसमें होगा क्या कि आप सीखेंगे तो कैसे अपने समाज में रहेंगे, अपने मित्रों के साथ कैसे रहेंगे, उसके लिए हमें सीखना है। तो यहाँ पे हम देखें तो हम कह सकते हैं सब मिलाकर कि जो यूनेस्को ने सीखने के 4 पिलर्स बताए हैं, अधिगम के 4 पिलर्स बताए हैं, वे 4 पिलर्स याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं में आने के चांस बनते हैं बहुत ज़्यादा। क्या क्या 4 पिलर्स हैं? लर्निंग टू नो, जानकारी के लिए सीखना, लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए सीखना, और लर्निंग टू बी, कुछ बनने के लिए सीखना, और लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ रहने के लिए सीखना। तो हम यहाँ पे देखें तो हमने आज जो चर्चा किया वो चर्चा हमने किया है शिक्षकों एवं अभिभावकों के कर्तव्यों की बात की गई, जिससे प्रश्न आपके आने ही आने हैं। एक चीज़ और है कि इसको इतनी सावधानी से लेक्चर को सुनिएगा, और इसको जो पॉइंट इसमें बताए गए हैं वो पॉइंट को अपने दिमाग में बैठाइएगा और व्यवहारिक रूप से जोड़ने की कोशिश करिएगा। अगर आप एक शिक्षक और विद्यार्थी के रूप में
अपने आप को नहीं प्रस्तुत करेंगे तो सीटेट के प्रश्नों को करने में आप असमर्थ रहेंगे। इसलिए इन बिंदुओं को बहुत ही सावधानी से डिस्कस करिएगा। एक बात और है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कमेंट पढ़िए और कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो हम इसको आसानी से पीडीएफ को अपलोड कर देंगे और आपके पास ये नोट्स के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा। तो हम लोग इसी के साथ अपनी बात को रोकते हैं और हम मिलते हैं अगले शिक्षण की क्लास में, जिसमें हम कैसे पढ़ना है, पढ़ाना है, हिंदी का शिक्षण है, गणित का शिक्षण है, विज्ञान का शिक्षण है, मनोविज्ञान का जो शिक्षण है, साइकोलॉजी जिसको कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, उसका जो शिक्षण है, इन सभी बिंदुओं पर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जो 75 प्रश्न आने वाले हैं वो बहुत आसानी से आ सकें। इसके लिए क्या है, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।